हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम 23 एंड 24 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किस कंट्री ने अभी ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट को होस्ट किया है, और ये होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। 20-21 जुलाई को ये ऑर्गेनाइज की गई थी न्यू दिल्ली में। और पूछा जाए तो ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था, अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाए तो फसाई के द्वारा होस्ट या फिर ऑर्गेनाइज कराया गया था। करेक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एम क्या था यहाँ पर, टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। लेट मी शो हियर, इंडिया के द्वारा तो एम क्या था, टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ फूड रेगुलेटर्स टू एक्सचेंज पर्सपेक्टिव। मतलब जो भी रेगुलेटर्स हैं वर्ल्ड में, एक दूसरे के साथ वो अपनी पर्सपेक्टिव्स को एक्सचेंज करेंगे, ताकि एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉपर फूड वैल्यू चेन सेटअप किया जा सके, ताकि हर जगह एक ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, फूड ओ कॉपियो, ये लॉन्च किया गया। ये कलेक्शन है फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स का, जो कि लॉन्च किया गया एट द समिट। देन संग्रह पोर्टल, ये संग्रह प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया। और संग्रह क्या है, सेफ फूड फॉर नेशंस ग्लोबल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैंडबुक, जो भी लॉन्च की गई थी समिट के दौरान। तो दो चीजें लॉन्च की गई, फूडोकोपिया एंड संग्रह प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, इंडियन चेंबर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, इनके द्वारा भी एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया। किसके साथ, ICMR के साथ, ताकि इंडिया को प्रमोट किया जा सके एट द ग्लोबल लेवल इन हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग। हम जानते हैं कोविड-19 के टाइम पे जब पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी विद वेरियस मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, इवन मेडिसिन, तब इंडिया ने आगे बढ़कर पूरी दुनिया की हेल्प करी थी। करेक्ट, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया गया इंडियन चेंबर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स के साथ मिलके, अलॉन्ग विद ICMR, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ताकि इंडिया में
मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके ऑफ दिस मेडिकल प्रोडक्ट्स और इंडिया को एट ग्लोबल लेवल हम प्रमोट कर सकें एज अ मेडिकल हब। करेक्ट। हम जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो जो मेडिकल है ना, अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। एंड इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। एंड बाहर से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है। करेक्ट। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ ताकि हम इंडिया को ग्रो कर सकें। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इस सेक्टर में, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, इनोवेशन आएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी। करेक्ट। इससे फिर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो ज़्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगी, सर्विस सेक्टर यहाँ पे ग्रो करेगा। करेक्ट। फिर इसी से हाई क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी बढ़ेगा। करेक्ट। और फिर इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इंडियन चेंबर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया आईसीएमआर के साथ ताकि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर हम प्रमोट कर सकें इन हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग। चलिए यहाँ देख सकते हैं इंडिया चेंबर ऑफ बिजनेस कॉमर्स, इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ अभी एक MOA साइन किया ताकि इंडिया को प्रमोट किया जा सके एज ग्लोबल हब इन हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी, ताकि एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाया जा सके फॉर द फ्यूचर एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर। नेक्स्ट, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो याद रखेंगे इसको 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है, जून 2026 तक। आई करेक्ट, जून 2024 तक इसको अभी एक्सटेंशन मिल गया है। करेक्ट। और इस स्कीम को बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ स्कीम है। इसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर लॉन्च किया गया था और इसको 2 साल का भी एक्सटेंशन मिल गया है। जैसा नेम है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ स्कीम है, तो यहाँ पे जिन लोगों की जॉब चली जाती है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। ये तीसरा एक्सटेंशन है अभी। पहला एक्सटेंशन था जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक, फिर 2021 से लेके फिर 2022 तक एक्सटेंशन मिला एंड अब फिर से इसको एक एक्सटेंशन मिल गया 30 जून 2024 तक। करेक्ट। देन यहाँ पर जो रेट था अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ स्कीम का, वो पहले 25% था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया ऑफ द वेजेस जो उनको मिलती थी। फिर जो वेटिंग पीरियड था फॉर द क्लेम सेटलमेंट, वो पहले 90 दिन का होता था, अब उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। तो अगर इसके बारे में देखें तो इट वॉज डेडिकेटेड टू अनहेंस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ अंडर द स्कीम टू 50%, जो कि पहले 25% था। द वेटिंग पीरियड टू फाइल द क्लेम वॉज रिड्यूस फ्रॉम 90 दिन टू 30 डेज। राइट। फिर इसी में आईपी जो कि है इंश्योर्ड पर्सन्स, they are required to have in insurable and employment for at least 2 years and have contributed for a minimum of 78 days in the contribution period immediately preceding their employment। फिर इसी के साथ साथ इस स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट 87.83 करोड़ रुपीस डिस्बर्स किए जा चुके हैं अंडर दिस स्कीम एंड ऑलमोस्ट 66,000 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सका है 2018 से 2022 के बीच में। और याद रखेंगे इस स्कीम को पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था ऑन 1 जुलाई 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट। और ESIC के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया मीडिएशन बिल 2021 का एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स 2023 बिल को। राइट। इसमें अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर की जाती है, इनके द्वारा अमेंड किए गए ये 2 की बिल्स। पहला है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 का और दूसरा आ जाता है मीडिएशन बिल। करेक्ट। द अमेंडमेंट्स क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट्स आर लार्जली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पार्लियामेंट्री कमीशन। फिर इसी में अगर बात करें मीडिएशन बिल की, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 20 दिसंबर 2021 को एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को टास्क दिया गया था कि इस बिल को रिव्यू करो। इस बिल के अंडर एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप करने की बात करी गई। फिर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल की बात करें,
ये रिप्लेस करेगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ऑफ 1867 जो गवर्न करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिंट एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इन दोनों बिल्स को अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ इनमें चेंजेस लाने की यहाँ पे बात करी गई है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया IESS 2047 टूल को टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज। तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे, ये एक टूल है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनके जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, इनको हेल्प करेगा ताकि हम कैसे जो हमारी ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या सिनेरियो रहेगा और कैसे हम उनको नेट जीरो कार्बन एमिशन जो हमारा टारगेट है वो अचीव करने में इसकी मदद कर सकते हैं। ये टूल एनालाइज करेगा कि हमारी एमिशन कॉस्ट क्या रहेगी, लैंड की कॉस्ट क्या रहेगी, वाटर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी टिल 2047। रीजन बिंग 2047 क्यों? क्योंकि इंडिया को 100 साल हो जाएंगे पूरे इंडिपेंडेंस को, और इंडिया का टारगेट है कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाने चाहिए, जो कि अभी हम एक करंटली डेवलपिंग नेशन है, राइट। और ये चेंज कैसे आएगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करें, ना कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और जो ये हमें डेवलपमेंट चाहिए, ये हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बेस्ड होनी चाहिए डेवलपमेंट, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था IESS, जो कि है इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज 2047, करेक्ट। ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज का जो इम्पैक्ट होगा उसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, नीति आयोग ने वसुधा फाउंडेशन के साथ मिलके ICED 3.0, ये क्या है? ICED इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0 लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द 14th एडिशन ऑफ द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट, जो कि कहाँ पे हुई थी? गोवा में, राइट। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे, IESS टूल 2047 का टूल रहेगा ये, एंड IECD लॉन्च किया गया जो कि है इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड भी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट गॉट इंडियाज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। तो किस स्टेट को अभी इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है? अब ये कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब से क्या होगा? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इससे क्या होगा? नई नई रिसर्च एंड इनोवेशन होगी, तो वो क्या लीड करती है? टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो उस जो नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है उसको लेके फिर लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जिससे वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा? नॉलेज शेयरिंग होगी, एक दूसरे की हेल्प की जाएगी इन वेरियस सेक्टर, राइट। तो वो केरला है, याद रखेंगे, केरला कोची में आपका पहला इंडिया का कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया था शेल्टर टेक समिट के दौरान। ये शेल्टर टेक समिट लॉन्च हुई थी अंडर कुसुम मिशन। ये कुसुम क्या है? केरला स्टार्टअप मिशन है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था, करेक्ट। फिर इसमें याद रखेंगे, जो पहला CIH सेटअप किया गया कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, वो कहाँ पर है? कोची, केरला में। ये प्रोग्राम मैनेजमेंट इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कंपनीज। इससे क्या होगा? मेंटरशिप ये प्रोवाइड करेंगे, जो नए नए इनोवेशन, जो नई नई स्टार्टअप्स हैं, जो आपके लोग इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, जो इस फील्ड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को, MSMEs को, उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग की जाएगी एंड उनके एप्लीकेशंस को यहाँ पे लिया जाएगा, ताकि वो यहाँ पर इस सेक्टर में डेवलपमेंट कर सकें, करेक्ट। फिर यहाँ पे एक एडवाइजरी काउंसिल भी सेटअप की जाएगी कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। नॉलेज सेशंस लिए जाएंगे, उनके अलग अलग वर्कशॉप्स होंगी, ताकि उनको इस बारे में बता सकें। एंड याद रखेंगे, ये जो पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है, ये कुसुम के अंडर ही लॉन्च किया गया है, राइट। और कहाँ पर? केरला कोची में इसको लॉन्च किया गया, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, केरला को इनका पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला, जो कि कोची, केरला में होगा, राइट। चलिए, और कहाँ लॉन्च किया गया था इसको? शेल्टर टेक समिट, जो कि एक समिट थी टू एडवांस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इनोवेशन, एंड इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय द हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी एंड केरला स्टार्टअप मिशन कुसुम के द्वारा इन चेन्नई, तमिलनाडु। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन आर्मी ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया ताकि एक ऑल वीमेन मोटरसाइकिल रैली को मोटरसाइकिल रैली को कंडक्ट कराया जा सके, जो किसकी याद में? 24 कारगिल विजय दिवस की को कमेमोरेट करने के, उसकी याद में, एंड वीमेन की जो ब्रेवरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये आपकी ऑल वीमेन मोटरसाइकिल रैली हुई थी।
ये रैली को फ्लैग ऑफ कहाँ से किया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल से इसको लॉन्च किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया इन न्यू दिल्ली 18 जुलाई को। यहाँ पर जो भी राइडर्स थे उन सब ने टीवीएस रॉनिन बाइक का यूज़ किया। एंड ये जो रैली थी ये बेसिकली क्या थी कि वीमेंस की जो वीमेंस को सपोर्ट करने के लिए, राइट, उनको प्रमोट करने के लिए कि वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं एंड वो भी एक देश का ध्यान रख सकती है, उनकी ब्रेव स्पिरिट को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था। करेक्ट। एज वेल एज ये कमेमोरेट करता है 24th कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस क्या है, विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज अगेंस्ट पाकिस्तान 26 जुलाई 1999 में उनके खिलाफ जो विजय हुई अगेंस्ट ऑपरेशन विजय, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम 24th कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। फिर यहीं पे आ जाता है कि किनके द्वारा ये फ्लैग ऑफ की गई, तो जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके द्वारा ये ऑल वीमेन मोटरसाइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया गया, राइट। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी इन पार्टनरशिप विद टीवीएस मोटर, इन्होंने लॉन्च की ट्राई सर्विस ऑल वीमेन रैली जो कि है नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली। 24वीं कारगिल विजय दिवस को कमेमोरेट करने के लिए लॉन्च किया गया टू सेलिब्रेट द ब्रेव स्पिरिट ऑफ वीमेन एंड जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनके द्वारा ये फ्लैग ऑफ की गई थी नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से 18 जुलाई को, राइट। और ये ऑपरेशन विजय का पार्ट था कारगिल विजय दिवस, क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के खिलाफ विक्ट्री ली थी ऑन 26 जुलाई 1999। नेक्स्ट, विच IIT साइन एन MOU विद इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA के साथ किसने, अभी कौन से IIT ने एक MOU साइन किया, तो वो है IIT गुवाहाटी ने, राइट। ये MOU साइन किया गया है ताकि हम वर्क कर सकें, जो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ आ जाती हैं, उसके बारे में अवेयरनेस एंड नॉलेज क्रिएट कराने के लिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि इंडिया का क्या स्टैंड होता है किस पोजीशन पे। अब जैसे रशिया के और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, राइट। रशिया इंडिया का एक बहुत बड़ा पुराना फ्रेंड है, इवन जब इंडिया टेस्ट कर रहा था न्यूक्लियर टेस्ट, तब भी रशिया ने इंडिया की हेल्प करी थी, करेक्ट। तो इंडिया ने, जो इंडिया का स्टांस था, पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ थी ऑन दिस यूक्रेन इशू, लेकिन स्टिल इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट करने से मना करा। रशिया का जो ट्रेड था उसको फ्लरिश करने में भी इंडिया ने उनकी हेल्प करी। तो ये इंडिया का एक स्टांस था, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि हम कैसे अपने देश को ग्रो कर सके अलॉन्ग विद जो हमारे फ्रेंड्स हैं वर्ल्ड में, उनको साथ में लेके, करेक्ट। और ये शेयर करता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का विजन, राइट। ये MOU इन एड्रेसेस को चैलेंज करते हैं एंड ग्लोबली हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि हम इंडिया को ग्रो करें, उनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो भी पॉलिसीज हैं उसके बारे में आज के यूथ को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए IIT गुवाहाटी ने एक MOU साइन किया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ। नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हैं IIT गुवाहाटी जो असम में है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ टू वर्क टुगेदर टू एक्सपेंड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन बैंक। इन्होंने अभी रिसोर्स एक्विजिशन सेंटर्स लॉन्च किए हैं ताकि बिल्ड किया जा सके एक डिपॉजिट पोर्टफोलियो। इसके अंडर क्या होगा कि यहाँ पर जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है ना, उनको यहाँ पर अप्रोच किया जाएगा एंड उनके यहाँ पे करंट डिपॉजिट, सेविंग बैंक, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे ताकि जो डिपॉजिट है वो इस बैंक के पास बढ़ सके। अभी जो पहला ऐसा RAC रिसोर्स एक्विजिशन सेंटर खोला जाएगा वो मुंबई महाराष्ट्र में होगा एंड आने वाले टाइम में 20 और 20 मोर RACs यहाँ पे ओपन किए जाएंगे, राइट। तो फेज 1 में 20 होंगे और जो पहला ओपन होगा, इनॉग्रल सेरेमनी होगी RAC का, वो कहां पर होगा, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर यहां पर डिजिटल रिलेशनशिप मैनेजर्स आपके सेटअप किए जाएंगे ताकि जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं, उनको यहां पर बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके, करेक्ट। ये आपका वेरियस इनोवेटिव रिजल्ट्स, वेरियस आपकी बैंकिंग सर्विसेज, वेरियस ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा प्रोवाइड किया जाएगा टू दोज इंडिविजुअल्स, राइट, जो यहाँ पे कस्टमर रहेंगे इस बैंक के, करेक्ट। तो ये इंडियन बैंक है जिन्होंने रिसोर्स एक्विजिशन सेंटर्स खोले ताकि डिपॉजिट पोर्टफोलियो को ये अपना बढ़ा सकें एंड 20 ऐसे RACs खोलने की बात की गई और पहला खुलेगा मुंबई महाराष्ट्र में, करेक्ट। इंडियन बैंक की बात करें तो MD एंड CEO कौन है, शांतिलाल जैन, और हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई तमिलनाडु में।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के जो नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो कौन है, ए माधव राव। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, करेक्ट। ये बीडीएल जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इनके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इनका टर्म 19 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, राइट, और 30 अप्रैल 2026 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। इनके बारे में बात करें, ए माधव राव ये पहले डायरेक्टर रह चुके हैं, टेक्निकल डायरेक्टर विद एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जनवरी 2023 तक। फिर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं मार्केटिंग के ऑफ बीडीएल एंड यूनिट हेड ऑफ बीडीएल यूनिट इन हैदराबाद तेलंगाना, करेक्ट। बीडीएल को डेवलप करने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इसीलिए इनको यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है, राइट। अगर बीडीएल की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है विजय सांपला। विजय सांपला जी इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की चेयरमैन की पोस्ट से विजय सांपला जी ने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। ये इस पोजीशन पे हैं सिंस 2021, राइट। इन्होंने चेयरमैन भी सर्व किया है फॉर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ऑफ पंजाब फ्रॉम 2009 टू 2012। इन्होंने 2014 का लोकसभा इलेक्शन जीता फ्रॉम होशियारपुर इन पंजाब एंड ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम 2014 से 19 के बीच में। एंड इनका ये एक्सटेंशन का सेकेंड पीरियड था और लेकिन इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया फ्रॉम दिस पोजिशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, साइंस एंड टेक की बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे C295। ये आपका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। पूछा जा सकता है कि C295 ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, राइट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, करेक्ट। तो ये C295 किसको मिल रहा है, इंडियन एयरफोर्स को मिल रहा है। डिलीवर कौन कर रहा है, एयरबस एंड स्पेस ऐसे, ये स्पेन की कंपनी है। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा, करेक्ट। ऐसे C295 जो है ना, इसकी 9 टन की कैपेसिटी है एंड ऐसे 71 ट्रूप्स प्लस या फिर 50 पैरा ट्रूपर्स को यहाँ पर ये कैरी कर सकता है। एंड इट विल विद दिस डिलीवरी ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स विल बिकम द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ द C295। 2021 में सितंबर में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22,000 करोड़ की लागत से एयरबस और स्पेस एसए के साथ ऐसे 56 एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की बात की गई थी, राइट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑब्यूट्री। अभी अमेरिकन सिंगर एंड ग्रैमी अवार्ड विनर टॉनी बेनेट इनका रिसेंटली निधन हो गया है, राइट। लेजेंडरी पॉप एंड जैज सिंगर एंड रेसिपिडेंट ऑफ 19 ग्रैमी अवार्ड्स टॉनी बेनेट इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 96 इन क्वींस, न्यूयॉर्क, यूएसए, राइट। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, मार्क करेंगे, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना 15 अगस्त को 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, करेक्ट। एंड 26 जनवरी को 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने नेशनल फ्लैग को, जो कि हमारा ट्राई कलर है जिसको तिरंगा के नाम से भी हम जानते हैं, उसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक। ये 3 कलर्स कौन कौन से हो जाते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। सैफरन क्या सिग्निफिकेंट क्या इंडिकेट करता है, ये स्ट्रेंथ एंड करेज को इंडिकेट करता है। वाइट पीस एंड ट्रूथ को, एंड ग्रीन आ जाता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ आवर लैंड। फिर अशोका चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं और ये नेवी ब्लू कलर का होता है, करेक्ट। एंड अगर नेशनल फ्लैग की बात करूं तो जो ये विड्थ और लेंथ का रेशो होता है ना, ये 2:3 का रेशो होता है, ये भी याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को इसको नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, राइट। तो नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे हम 22 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो 22/7 होती है। तो 27 तो डेट, 22 तो डेट हो गई और 7 क्या हो गया, महीना, मंथ, तो 22 जुलाई। ऐसी अगर मैं पूछूं सिर्फ पाई डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 13 मार्च को भी पाई डे ऑब्जर्व किया जाता है। रीजन बीइंग
3.14, राइट। तो 3.14 को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं एज अ, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है ना 22/7, ये 3.14 की इक्वल होती है, करेक्ट। तो नॉट 13 मार्च, 14 मार्च को हम ये ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मार्च का महीना कौन सा हो जाता है, तीसरा, और 14 क्या हो गया आपका डे, तो 3/4, तो हम इसको ऐसे 3.14 भी लिखते हैं। तो इसीलिए पाई डे पूछा जाए तो 3.14, या फिर और हम बोले तो 14 मार्च को हम पाई डे ऑब्जर्व करते हैं, और पाई अप्रोक्सीमेशन डे आ जाए तो 22/7 जो होता है, और ये हो जाता है फिर आपका 7वां महीना जो कि जुलाई, और 22वीं डेट मतलब 22 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल का अगर हमें जैसे आर है ये, करेक्ट, और ये आपका पूरा डी हो गया। अगर मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस पूछूं तो क्या होता है 2πr, और अगर यहीं पे मैं एरिया पूछूं तो वो क्या होता है πr², राइट। तो ये सर्कल में हमारी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाई। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ब्रेन डे। कब ऑब्जर्व करते हैं, ये भी 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 10th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन डे, सॉरी 2023 में इसकी 10वीं एनिवर्सरी थी वर्ल्ड ब्रेन डे की, और 22 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ब्रेन डे की। एंड जो WFN है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, ये रिप्रेजेंट करती है ओवर 145 नेशनल न्यूरोलॉजिकल सोसाइटीज को, करेक्ट। एंड जो वर्ल्ड ब्रेन डे है, इसके 5 की पॉइंट्स है, प्रिवेंशन, अवेयरनेस, एक्सेस, एजुकेशन एंड एडवोकेसी, इनका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्टेट न्यूज़। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया सागू बागू प्रोजेक्ट, जो फेज 1 है इनसाइट का, राइट। इसकी फेज 1 रहेगा, इसकी इनसाइट रिपोर्ट्स अभी रिलीज की गई। ये सागू बागू बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ये सागू बागू है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम एग्रीकल्चर इनोवेशन कर सके, मतलब AI फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, करेक्ट। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स रहेंगे तेलंगाना स्टेट को, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में ग्रो कराने की बात की गई। उनको इनोवेशन से, जैसे अगर मैं बात करूँ ड्रोन्स आ गए हैं अब, राइट, आपके IoT डिवाइसेस हैं, आपके सेंसर्स हैं, करेक्ट, इनकी मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा फीड करेंगे, एंड वो आपको करेक्ट मॉडल्स सजेस्ट करेगा कि कैसे आपको एग्रीकल्चर में आगे प्रोसीड करना है, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट यहाँ प्रोवाइड करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, किस एरिया में कौन सी क्रॉप को साथ ग्रो करने से बेनिफिट होगा, राइट। तो इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ड्रोन्स को भी ऑपरेट करके स्प्रे कर सकते हैं, IoT डिवाइस और सेंसर से डाटा कलेक्ट करके उसको कंपाइल करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंसाइट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसीलिए तो सिंपल वर्ड्स में बोलें तो तेलंगाना के फार्मर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने के लिए, और उनका इम्पैक्ट जो होगा, ताकि उनकी जो इनकम है उसमें भी ग्रोथ आ सके, उसको यहाँ पे हेल्प करने के लिए ये लॉन्च किया गया, राइट। AI फॉर AI, राइट, और सागू बागू ये प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। और इसी के अंडर याद रखेंगे तेलंगाना के फार्मर्स, कुछ 7,000 ऐसे चिली फार्मर्स हैं जिनको यहाँ पे बेनिफिट मिला विद दिस AI फॉर AI प्रोजेक्ट से, करेक्ट। चलिए, तो ये था आपका सागू बागू तेलंगाना स्टेट का, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है ये सागू बागू प्रोजेक्ट, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 को इन न्यू दिल्ली। इंडिया चेंबर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, इन्होंने एक MOA साइन किया ICMR के साथ, ताकि इंडिया को प्रमोट किया जा सके एज ए ग्लोबल हब इन हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है जून 2024 तक, और ये तीसरा एक्सटेंशन है। देन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया मीडिएशन बिल 2021 को एंड प्रेस रेगुलेशन ऑफ पीरियड बिल 2023 को। नीति आयोग ने रिलीज किया IESS टूल को, ताकि इम्पैक्ट जो होगा इंडिया पे ऑफ ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज उसको एनालाइज किया जा सके। देन केरला को इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला कोची केरला में, ये डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। देन इंडियन आर्मी एंड TVS मोटर्स, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया ऑल वीमेन मोटरसाइकिल रैली टू कमेमोरेट 24th कारगिल विजय दिवस को। IIT गुवाहाटी ने एक MOU साइन किया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ।
इंडियन बैंक ने रिसोर्स एक्विजिशन सेंटर्स लॉन्च करने की बात करी ताकि डिपॉजिट पोर्टफोलियो बना सकें। पहला मुंबई महाराष्ट्र में होगा और 20 ऐसे RSCs को यहाँ पर लॉन्च करने की बात की गई। देन ए माधव राव को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। विजय सांपला इन्होंने रिजाइन कर दिया एज द चेयरपर्सन ऑफ NCSC। IAF इनको पहला एयरबस मिला जो कि है ट्रांसपोर्ट IAF को पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला जो कि एयरबस एंड स्पेस एसएस के द्वारा डिलीवर किया गया एंड ये सितंबर 2023 में डिलीवर किया जाएगा। देन अमेरिकन सिंगर एंड ग्रैमी अवार्ड विनर टोनी बेनेट इनका निधन हो गया। 3 डे ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन डे। फिर याद रखना अगर सिर्फ पाई डे पूछा जाए तो 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। देन तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर सागू बागू प्रोजेक्ट का फेज 1 इनसाइट रिपोर्ट को रिलीज किया और ये किस पर बेस्ड है? AI फॉर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहले देखते हैं मोक्षा रॉय। ये 7 साल की हैं, इंडियन ओरिजिन वीमेन है, बच्ची हैं एंड इनको अभी UK का प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया। ये यंगेस्ट हैं जिनको अभी इस UK PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन राकेश पाल इनको अपॉइंट किया गया है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया OneWeb के साथ ताकि इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके। देन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया मुंबई बेस्ड NITIE एज द 21st IIM ऑफ इंडिया और ये IIM का नाम चेंज करके क्या हो गया? IIM मुंबई, करेक्ट। और ये सेकंड होगा इन मुंबई, इससे पहले IIT नागपुर है। और अगर बात करें तो पहली स्टेट जहां पर 2 IIMs बन गए हैं वो कौन सी है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा ये चैंपियन बन गए हैं एट द सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, कहाँ पर? हंगरी में, करेक्ट। और ये सिर्फ 17 साल के हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। मैं आपको डेली होमवर्क अगर देता हूँ ना तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप उसको नीचे उसके कमेंट करें आंसर्स। अगर आपको कमेंट ही नहीं करने, अगर आप इन होमवर्क क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं फिर ये सेगमेंट देने का फ़ायदा नहीं है। एंड मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं। आप उनसे कभी कमेंट में भी पूछना कि आपकी इफेक्ट आपको होमवर्क सेक्शन का क्या डिफरेंस दिखता है, तो वो आपको बताएंगे कि जो ये आप डेली बेसिस पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना उनको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, वो उसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको आइडिया खुद से कोई चीज़ें ढूंढते हैं ना तो चीज़ें याद रह जाती हैं। इसीलिए होमवर्क सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट चाहिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे नीचे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आफ्टर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट UAE कौन बने? नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? इसके बारे में बताएंगे और कितना रिडक्शन हमें देखने को मिलता है पॉवर्टी में इन इंडिया में, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सिंक्रो, ये अभी न्यूज़ में देखा गया था, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.